चारों ओर धूल का गुबार था और मैं इस धूल भरे तूफान के बीच में खड़ा उस मोटी फाइल के पन्नों को जैसे जैसे भारी मन के साथ पलट रहा था, मेरे हाथ पैर उतनी तेजी से कांप रहे थे और दिल की धड़कन ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी बस मेरी जान ही ले लेगी। मैं कभी उस पन्ने को देखता तो कभी सामने खड़े हुए शख्स को। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी और मेरे चेहरे पर खौफ। कल रात के दुख की वजह से मेरी आंखें वैसे ही भरी थीं कि तभी सुबह तड़के ही भयंकर गर्जना की आवाज से मैं कांप गया। मेरी पत्नी दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा तूफान इतनी सुबह सुबह आ गया है। वो मुझे खींचती हुई बाहर लेकर गई और जैसे ही मैंने बाहर का नजारा देखा, मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सामने खड़ी उस पीले रंग की भारी भरकम बुलडोजर की गड़गड़ाहट से पूरी कच्ची बस्ती की जमीन ऐसे कांप रही थी जैसे कोई भयंकर भूकंप आ गया हो। मेरे दिल की धड़कन इस वक्त बहुत तेज रफ्तार से चल रही थी। कानों में सिर्फ मशीनों का शोर और लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थीं। राजेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये लोग क्या करने वाले हैं? मेरी पत्नी पूनम डर के मारे मेरा हाथ जोर से पकड़े खड़ी थी। उसकी उंगलियां मेरी बाजू में गड़ रही थीं और उसकी आंखों से आंसू तेजी से बह रहे थे। तुम मेरे पीछे ही रहो पूनम, बिल्कुल भी डरो मत। अभी रुको, मैं कुछ करता हूँ। मैंने कांपती हुई आवाज में उसे तसल्ली देने की कोशिश की, हालांकि मैं खुद अंदर से बहुत बुरी तरह से टूट चुका था। चारों तरफ धूल और मिट्टी उड़ रही थी, जिसमें सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। बस्ती के बाकी लोग भी अपने अपने कच्चे घरों से बाहर निकल आए थे और औरतें लगातार उन लोगों से दया की दुआई दे रही थीं। बच्चे बेचारे रो रहे थे और आदमी बेबस होकर पुलिस और सरकारी अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी दुनिया अगले ही पल में उजड़ने वाली है। वो कच्ची दीवारें जिन्हें हमने अपने खून पसीने से दिन रात मेहनत करके खड़ा किया था, वो छत जिसके साए में हम अपने प्यार भरे और गरीबी के दिन गुजार रहे थे, सब कुछ मिट्टी में मिलने वाला था और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हमने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन शायद हमारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि हम लोग गरीब थे। इस बर्बादी के मुहाने तक पहुंचाने वाली आज की ये कहानी अचानक से शुरू नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत दरअसल कुछ दिन पहले ही हो चुकी थी, जब मेरी जिंदगी एक सीधी पटरी पर सुकून से चल रही थी। मेरा नाम राजेश है। मैं शहर की एक व्यस्त सड़क के चौराहे के पास नींबू पानी का ठेला लगाता था। मेरी जिंदगी में अगर कोई सबसे बेहतरीन और कीमती चीज थी तो वो मेरी पत्नी पूनम थी। वो बहुत ही सब्र वाली और गुणवान औरत थी, जिसने कभी भी मेरे गरीब होने का ताना नहीं दिया था। हमारी कुल जमा पूंजी इस कच्ची बस्ती का वो छोटा सा कच्चा कमरा था, जिसकी छत से बरसात में पानी टपकता रहता था। लेकिन पूनम ने कभी भी अपने माथे पर चिंता की लकीरें नहीं आने दी थीं। राजेश, उठिए, सुबह हो गई है। उसकी प्यारी सी आवाज से रोजाना मेरी सुबह की शुरुआत होती थी। थोड़ी देर और मुझे सोने दो ना पूनम, आज बहुत दर्द हो रहा है शरीर में। मैंने आंखें बंद किए हुए करवट बदलते हुए कहा, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। देखिए, अगर आप जल्दी जाएंगे तो कमाई भी जल्दी होगी, इसीलिए उठ जाइए। मैं आपके लिए पराठे बना चुकी हूँ, वो खा लीजिए, और बर्फ भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर रख दी है। वो हमेशा की तरह मेरे पास बैठी मुस्कुरा रही थी। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। पूनम, तुम सारा दिन इस छोटे से कच्चे कमरे में इतनी गर्मी में कैसे गुजारा करती हो? सुबह उठकर मेरे लिए इतनी मेहनत भी करती हो। मुझे कभी कभी बहुत शर्मिंदगी होती है कि मैं तुम्हें कोई खास सुख सुविधा नहीं दे सका। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें इस दुनिया की हर खुशी ला कर दूं। अच्छा अच्छा, बस भी करिए। अब ये कैसी बातें लेकर आज बैठ गए? सुबह सुबह पूनम ने पानी का गिलास मेरे हाथ में देते हुए कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है। आप इतनी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से पैसा कमाते हैं और मुझे इतना प्यार करते हैं। इसके अलावा भला एक औरत को और क्या चाहिए होता है? ईमानदारी की कमाई से ही इंसान को असली खुशी मिलती है और भगवान भी ऐसे लोगों को सुख देता है। आप देखिएगा, एक दिन हमारे हालात जरूर बदलेंगे। बस आप अपनी नीयत को हमेशा साफ रखिए और ईमानदारी से अपना काम करिए। मैंने सारा सामान ठेले पर रखा और उसे धक्का लगाकर आगे बढ़ाने लगा। मुझे अपनी पत्नी की इन्हीं बातों से मेहनत करने और जिंदगी को ईमानदारी से जीने की हिम्मत मिलती थी।
लेकिन मेरी उस छोटी सी खुशी और सुकून को नज़र लगाने वाले भी उसी मोहल्ले में मौजूद थे। अरे ओ राजेश, जरा अपने इस हवाई जहाज को ब्रेक लगा ले। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे दूर के चाचा विनोद अपने घर के दरवाजे पर खड़े मुंह बनाते हुए मुझे देख रहे थे। वो मोहल्ले का सबसे झगड़ालू और कड़वे स्वभाव का इंसान था। हाँ चाचा, बताइए, क्या कोई काम था आपको? मैंने ठेले को रोककर पूछा। काम? तुझसे भला क्या काम हो सकता है? आज फिर उसी चौराहे पर खड़े होकर ये खट्टा पानी बेचने जा रहा है ना? उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा। तुझसे बड़ा पागल मैंने आज तक नहीं देखा। सड़क पर ये सब बेचने से तू कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। सारी जिंदगी यूं ही धक्के खाता रहेगा। उनके ये ताने मुझे बहुत बुरे लगते थे। चाचा, मैं ईमानदारी की रोटी खाता हूँ। जो भगवान दे रहा है उसी में खुश हूँ। मुझे बड़ा आदमी बनने का कोई शौक नहीं है। बस इज्जत की रोटी मिलती रहे वही काफी है। इतने में पूनम भी दरवाजे पर आ गई। शायद मैं कुछ भूल गया था। उसे देखकर विनोद चाचा और भड़क गए। और तुम पूनम, मैंने तेरे बाप को पहले ही समझाया था कि इस फटीचर के साथ तेरी शादी मत करे, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अब देख, इस गरीब के साथ शादी करके तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली ना। सारी जिंदगी इसी कच्ची झोपड़ी में गर्मी में सड़ती रहेगी। कल को जब तेरे बच्चे होंगे तो उन्हें भी ऐसे ही हालात में बड़ा करेगा। चाचा जी, आप हमसे बड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी रोजी रोटी का मजाक उड़ाएं। पूनम ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। भगवान हमारे साथ है, वो हमें भूखा नहीं सुलाता। आप हमारी चिंता मत करिए, हम अपनी छोटी सी झोपड़ी में बहुत खुश हैं। हाँ हाँ, देखते हैं कब तक रहती है ये खुशी। जब भूख दरवाजे पर आती है ना तो सारी खुशियां भाग जाती हैं। विनोद चाचा गुस्से में बड़बड़ाते हुए अंदर चले गए। मैंने भी अपने गुस्से को काबू में किया। पूनम की तरफ देखा और फिर ठेला लेकर सड़क की तरफ निकल पड़ा। उस दिन बहुत तेज गर्मी थी। सुबह से ही बुरा हाल था। सूरज ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से आग बरसा रहा हो। दोपहर के करीब 2 बजे थे और सड़क से उठती गर्मी मेरे चेहरे को झुलसा रही थी। मैंने अपना ठेला एक पुराने पेड़ की छांव में लगा लिया, लेकिन गर्मी इतनी थी कि छांव भी बेअसर लग रही थी। लोग प्यास से बेहाल थे, इसलिए मेरा नींबू पानी तेजी से बिक रहा था। राजेश भैया, जल्दी 2 गिलास बना दो, गर्मी से तो जान निकल रही है, एक ग्राहक ने कहा। बस 1 मिनट भैया, अभी बनाता हूँ, मैंने गिलास में शरबत डालते हुए कहा। इसमें थोड़ी और बर्फ डाल दूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठंडा कर दो, इस गर्मी में दिमाग भी काम नहीं कर रहा, उसने कहा। मैंने पैसे लेकर जेब में रखे और जेब को हाथ से दबाकर अंदाजा लगाया कि आज कमाई अच्छी हुई है। ये सोचकर मेरी थकान गायब हो गई। भगवान तुम्हारा बहुत धन्यवाद, मैंने मन ही मन कहा। मुझे बार बार पूनम का ख्याल आ रहा था। आज तो कमाल हो गया। वापसी में मैं पूनम के लिए गुलाब जामुन और कुछ फल जरूर ले जाऊंगा। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी। विनोद चाचा कितनी भी खरी खोटी सुनाए, लेकिन कहीं न कहीं भगवान हमारे साथ है। मेरे पास अभी भी आधे से ज़्यादा सामान मौजूद था। अगर ये सब बिक गया तो फिर आज मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं पूरे हफ्ते भर का राशन एक साथ खरीद सकता था। मैं खुशी खुशी बाकी के गिलास धो रहा था कि अचानक तभी मेरी नज़र सड़क के उस पार पड़ी। एक बूढ़ा आदमी जिसने बहुत ही महंगा सूट पहन रखा था, वो फुटपाथ पर बुरी तरह से लड़खड़ा रहा था। उसके कपड़े देखकर ही साफ पता चल रहा था कि वो कोई बहुत ही अमीर और बड़ा आदमी है, लेकिन वो इस तेज धूप और गर्मी में पैदल क्यों चल रहा था? वो बूढ़ा आदमी अपने सीने पर हाथ रखे हुए था और उसके चेहरे पर भयंकर तकलीफ और घबराहट साफ नजर आ रही थी। वो जैसे तैसे करके एक एक कदम आगे बढ़ा था, लेकिन उसकी टांगें जवाब दे जा रही थीं। उसका चेहरा पसीने से पूरा भीग चुका था और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे सांस नहीं आ रही है, क्योंकि वो काफी तेज तेज हाँफ रहा था। भैया, वो देखिए। मैंने अपने पास खड़े एक ग्राहक का ध्यान उस बूढ़े की तरफ किया। अरे ओ अंकल, क्या हो गया है आपको? ठीक नहीं लग रहे हैं, मैंने चिल्लाकर कहा। तो उस ग्राहक ने मुझसे कहा, छोड़ो यार राजेश, तुम अपना काम करो, उन्हें कोई और देख लेगा। ग्राहक ने बड़ी ही लापरवाही से एक नज़र उधर देखा और फिर दोबारा से अपना ठंडा नींबू पानी एंजॉय करने लगा। जरूर या तो कोई पागल आदमी होगा या फिर हो सकता है नाटक कर रहा हो। आजकल के भिखारी भी तो सूट पहनकर ही मांगने के लिए इधर उधर घूमते हैं। इतने अमीर लोग इस कड़कती हुई धूप में भला पैदल थोड़ी ना चलेंगे।
लेकिन मैंने उस ग्राहक की बात काटते हुए कहा कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी हालत सच में बहुत खराब है। देखो ना, वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। मैंने बेचैन होते हुए बोला। मेरी नज़र लगातार उस बूढ़े आदमी पर जमी हुई थी। इससे पहले कि मैं और कुछ बोल पाता, वो बूढ़ा आदमी अचानक से जोर से चक्कर खाकर वहीं मेरे ठेले के बिल्कुल पास सड़क पर मुंह के बल गिर पड़ा। अंकल जी, अंकल जी! मैं बहुत जोर से चिल्लाया और अपने हाथों में पकड़े गिलास को वहीं छोड़कर उसकी तरफ दौड़ पड़ा। आसपास चलने वाले 2-4 लोग भी मेरी आवाज़ सुनकर रुक गए और वहाँ एक छोटी-मोटी भीड़ लग गई। अरे भाई, ऐसे किसी अनजान को मत छूना! भीड़ में से किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी। अगर ये कहीं मर गया ना, तो तुम पर सीधा पुलिस केस बन जाएगा। हम गरीब लोग बिना वजह थानों के चक्कर काटते रहेंगे। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। अपनी बकवास बंद करो। यहाँ पर एक इंसान की जान जा रही है और तुम्हें पुलिस केस की पड़ी हुई है। मैंने गुस्से से पीछे मुड़कर उसे झिड़क दिया और बूढ़े के पास ही जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मैंने कांपते हाथों से उस बूढ़े को सीधा किया। जैसे ही मैंने उसे छुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी जलते हुए कोयले को पकड़ लिया हो। उसका चेहरा और शरीर बुरी तरह तप रहा था और आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी थीं। होंठ सूखकर सफ़ेद हो रहे थे और पपड़ी जैसी दिख रही थी। सांस इतनी तेज उखड़ रही थी कि जैसे बस अभी रुकने ही वाली हो। वो गर्मी की तेज मार की वजह से बेहाल होकर बेहोश हो चुका था। पानी लाओ, अरे कोई तो मदद करो! मैं आसपास खड़े हुए लोग को देखकर चिल्लाकर बोला, लेकिन सब जैसे पत्थर के बन गए थे। कोई भी एक कदम आगे नहीं बढ़ा रहा था। सब लोग दूर से खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगर इस आदमी को तुरंत अस्पताल नहीं पहुंचाया गया तो ना जाने क्या हो जाएगा। कहीं इसकी हालत और बिगड़ गई तो ये यहीं सड़क पर दम न तोड़ दे, और फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जो भीड़ यहाँ खड़ी है, ये तो सिर्फ तमाशबीन है। ये लोग तो पल्ला झाड़कर निकल जाएंगे, लेकिन असली जिम्मेदार तो मैं ही बन जाऊंगा। सड़क पर पड़ा वो बूढ़ा आदमी मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था। आसपास खड़े लोगों की निर्दयता ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। सब ऐसे खड़े थे जैसे यहाँ कोई फिल्म चल रही हो। मेरी नज़र बार बार उस बूढ़े के गमगीन चेहरे पर और फिर अपने ठेले पर रखे सामान की तरफ जा रही थी, जिसमें ठंडा नींबू पानी और बर्फ भरी पड़ी थी। अरे, पागल हो गया है क्या? मरने दे इस बूढ़े को। तू क्यों अपने आप को मुसीबत में डाल रहा है? भीड़ में से एक आदमी ने फिर से मेरे कंधे को पकड़कर पीछे खींचते हुए कहा, दूर रहो, मुझे हाथ मत लगाओ। मैंने एक झटके से उसका हाथ हटा दिया। यहाँ एक इंसान की जान जा रही है और तुम्हें मुसीबत की पड़ी है। तुम लोग इंसान हो या पत्थर? मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अगर मैं पानी की तलाश में कहीं दूर जाता तो शायद तब तक बहुत देर हो जाती। इस वक्त उस बूढ़े आदमी को तुरंत ठंडक की जरूरत थी, वरना उसे हीट स्ट्रोक की वजह से अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती थी। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। मैंने तुरंत अपने ठेले की तरफ देखा, जिससे मेरी आज की कमाई होने वाली थी। ये वही पैसे थे जिनसे मैं पूनम के लिए अच्छी अच्छी चीजें लेने का सपना देख रहा था। पूरे हफ्ते का राशन भी लाने वाला था। अगर मैंने ये सारा सामान गिरा दिया तो मैं खाली हाथ रह जाऊंगा। विनोद चाचा के ताने फिर से मेरे कानों में गूंजने लगे कि सारी जिंदगी तुझे इस कच्ची झोपड़ी में ही रहना है। लेकिन फिर मेरी नज़र उस बूढ़े के सूखे होठों पर पड़ी। उसकी सांस उखड़ रही थी। मैंने भगवान से प्रार्थना की, तुम ही रोजी रोटी देने वाले हो भगवान, जो तुम्हारी इच्छा। मैंने मन ही मन कहा और एक झटके से उठकर अपने ठेले की तरफ भागा। मैंने वो भारी कंटेनर उठाया और वापस उस बूढ़े के पास आ गया। और राजेश भाई, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? ऐसे तो तुम्हारा पूरा शरबत बेकार हो जाएगा। मेरे एक जान पहचान वाले दुकानदार जो दूर से तमाशा देख रहे थे, जोर से चिल्लाकर बोले। मैंने पलटकर उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और ढक्कन खोलकर पूरा ठंडा मीठा नींबू पानी बर्फ के बड़े टुकड़ों के साथ उस बूढ़े के चेहरे पर सीने पर उड़ेल दिया। एक जोरदार छपाक की आवाज आई और वो सारा शरबत सड़क पर बहने लगा। बर्फ के टुकड़े उसके कपड़ों पर गिरकर पिघल रहे थे। भीड़ में एकदम सन्नाटा छा गया और फिर फुसफुसाहट शुरू हो गई। देखो, ये पागल हो गया है। नींबू पानी वाले ने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया, वो भी एक अजनबी के लिए। लोगों की आवाजें मेरे कानों में पड़ रही थीं,
लेकिन मेरा पूरा ध्यान उस बूढ़े पर था। मैंने बर्फ का एक टुकड़ा उठाकर उसके माथे और गर्दन पर रगड़ना शुरू किया। अंकल जी, आंखें खोलिए, हिम्मत कीजिए, उठिए। मैं लगातार उसे आवाज देता रहा ताकि वो किसी तरह होश में आ जाए। मैंने थोड़ा सा ठंडा शरबत अपने हाथ में लेकर उसके मुंह में धीरे धीरे टपकाया। करीब 5 मिनट तक मैं यही करता रहा। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और सड़क पर मेरी कमाई का सारा सामान बिखरा पड़ा था। मेरी आज की उम्मीद, पूनम की मिठाई और हफ्ते का राशन, सब कुछ अब कीचड़ में मिल चुका था। अचानक उस बूढ़े के गले से खरखराहट की आवाज निकली। उसने खांसते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और चैन की सांस ली। भीड़ में खड़े लोग जो इतनी देर से तमाशा देख रहे थे, जब उन्होंने देखा कि वो होश में आ गया है और अब कोई पुलिस केस नहीं बनेगा, तो धीरे धीरे वहां से खिसकने लगे। चलो चलो, होश आ गया है, अब इसे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ही देर में वहां पर सिर्फ मैं और वो बूढ़ा आदमी ही रह गए थे। वो काफी कमजोर लग रहे थे। मैंने उन्हें कंधों से पकड़कर सहारा देकर उठाया और धीरे से फुटपाथ पर लाकर एक किनारे छांव पर बिठाया। उनका वो कीमती सूट मेरे नींबू पानी की वजह से पूरी तरह से चिपचिपा होकर खराब हो चुका था, लेकिन उनकी जान तो कम से कम बच गई थी। मेरे पास एक छोटी सी बोतल में पीने का साफ और ठंडा पानी भी मौजूद था, जो मैंने अपने लिए रखा था। मैंने वो बोतल खोली और उन्हें पानी पिलाना शुरू किया। पानी पी लीजिए बाबा जी, आपको गर्मी लग गई थी। बूढ़े आदमी ने कांपते हुए अपने हाथों से बोतल पकड़ी और 2-3 घूंट पिए। पानी पीते ही जैसे उनके अंदर जान आ गई। वो फिर अच्छे से इधर उधर देखने लगे। उन्होंने भगवान को भी धन्यवाद कहा और उनकी नजरें सबसे पहले अपने कपड़ों पर पड़ीं और फिर उस खाली ठेले पर जो मेरे पास ही जमीन पर उल्टा पड़ा था। सड़क पर बहता हुआ वो पानी, पिघलती हुई बर्फ इस बात की गवाही दे रही थी कि यहाँ पर क्या हुआ है। उस आदमी की नजरों में एक अजीब सी हैरत थी। उसने पहले मुझे देखा, फिर मेरे खुरदरे हाथों को और फिर सड़क पर बिखरे हुए मेरे रोजगार को। उसे अंदाजा हो गया था कि मैंने उसे होश में लाने के लिए अपना कितना नुकसान कर चुका था। ये सब तुमने किया है बेटा? उसकी आवाज अभी भी कमजोर थी, लेकिन उसमें कोई रोष नहीं था। हाँ बाबा, आप बेहोश हो गए थे ना, गर्मी की वजह से, और कहीं और से पानी लाने का वक्त नहीं था, इसीलिए जो मेरे पास था बस वही मैंने इस्तेमाल कर लिया। माफ करिए, आपका इतना अच्छा सूट खराब हो गया। मैंने शर्मिंदगी से सिर झुकाकर कहा। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और मुझे ध्यान से देखा। तुमने एक अजनबी की जान बचाने के लिए अपनी आज की रोजी रोटी, अपनी पूरी कमाई सड़क पर बहा दी। लोग तो एक गिलास मुफ्त का पानी भी नहीं देते हैं। तुमने अपना सब कुछ मुझ पर खर्च कर दिया। मैंने उनकी बात सुनकर एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, कमाई का क्या है बाबा जी, आज नहीं तो कल फिर से हो ही जाएगी। ये तो सब भगवान के हाथ में है। वो आज नहीं तो कल दे ही देगा। लेकिन किसी इंसान की जान एक बार चली जाए तो वो वापस नहीं आती। मेरी कमाई आपकी जान से ज्यादा कीमती तो नहीं थी ना? मेरी ये बात सुनकर उस बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो हैरत और शुक्रगुजारी के भाव से मुझे देखने लगे और फिर किसी गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और मेरे कंधे पर रख दिया। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजेश है बाबा जी। अच्छा, और तुम्हारा घर कहाँ है? तुम कहाँ रहते हो? उन्होंने सामने की तरफ बनी हुई बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की तरफ देखते हुए पूछा। मैंने लेकिन तुरंत ही उनकी नजरों का रुख बदला और दूर नजर आने वाली उस कच्ची और खस्ता हाल बस्ती की तरफ इशारा करके दिखाया, जहां धुएं और मिट्टी के बादल से चारों तरफ फैले हुए थे। वो वहां पर बाबा जी, वो जो कच्चे मकान बने हैं ना, उनमें से ही मेरी एक छोटी सी झोपड़ी है। बूढ़े आदमी ने उस बस्ती की तरफ गहरी नजरों से देखा। वो काफी देर तक उस बस्ती को देखता रहा, जैसे कि वहां कुछ तलाश कर रहा हो। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे धीरे से सहारा लेकर खड़े हो गए। मैं आपको छोड़कर आता हूँ, आप अभी बहुत कमजोर हैं। मैंने आगे बढ़कर उन्हें सहारा देना चाहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। नहीं बेटा, मैं खुद चला जाऊंगा। तुम जितना कर सकते थे उतना तुमने कर दिया है। उन्होंने हाथ के इशारे से एक टैक्सी रोकी जो पास से गुजर रही थी। वो उसमें बैठे और एक आखिरी बार मेरी तरफ और फिर मेरे उस खाली ठेले की तरफ देखा और गाड़ी वहां से चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। सूरज अब नीचे आने लगा था और गर्मी की तेजी में कुछ कमी आ गई थी।
लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगी। मैंने अपने खाली सामान को उठाकर ठेले पर रखा। जब मैंने जेब में हाथ डाला तो सिर्फ आधे दिन की कमाई के पैसे थे। आज की बाकी की होने वाली कमाई तो मैं सड़क पर ही बहा चुका था। अब मैं पूनम को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि इस कमाई से तो कल के नींबू पानी का सामान ही आ पाएगा। मैं तो पूनम के लिए कुछ भी नहीं ला पाया। घर में रात का खाना पकाने के लिए भी कुछ नहीं था। भारी कदमों और उदास दिल के साथ मैंने अपना खाली ठेला धक्का लगाना शुरू किया। आज रास्ता मुझे बहुत लंबा लग रहा था। हर कदम पर मुझे विनोद चाचा का वो नफरत भरा चेहरा याद आ रहा था। वो सच ही तो कहते थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपनी बेवकूफ़ी में अपना ही नुकसान कर लिया था। वो अमीर आदमी तो मुझे 1 रुपया भी दिए बिना और धन्यवाद बोले बिना ही टैक्सी में बैठकर चला गया, और मैं यहाँ सड़क पर खाली हाथ खड़ा रह गया। शाम गहराने लगी। जब मैं अपनी कच्ची बस्ती में दाखिल हुआ, मेरी उस कच्ची झोपड़ी का दरवाज़ा खुला था और पूनम हमेशा की तरह दरवाजे की चौखट पर बैठकर मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मेरे खाली ठेले और मेरे उतरे हुए चेहरे पर पड़ी, तो वो घबराकर उठ गई। उसने देखा कि मैं इस वक्त भीगा हुआ था। क्या हो गया राजेश? आप ठीक तो हैं? और ये आपके कपड़े, ये कैसे खराब हो गए? और आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? उसने आगे बढ़कर मेरा ठेला पकड़ लिया। मैं चुपचाप ठेले को एक कोने में खड़ा करके चारपाई पर आकर लेट गया। मैं बहुत थक गया था। मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। पूनम, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, बहुत खराब पति भी। मैं आज भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सका। मैंने सब बर्बाद कर दिया। आज मेरी बहुत अच्छी कमाई होने वाली थी। मैं तुम्हारी पसंद की मिठाई भी लाने वाला था, लेकिन अब मैं खाली हाथ आ गया। पूनम, मुझे माफ़ कर दो। मेरी आवाज़ भर्रा गई थी। पूनम जल्दी से मेरे पास आई और वहीं बैठकर उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। राजेश, इधर देखो, मेरी तरफ। आखिर क्या हो गया है? आप फालतू में मिठाई और इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचिए। आप ही बताइए कि आप इतने परेशान क्यों हैं? और आपकी कमाई आखिर क्यों नहीं हुई? क्या किसी ने छीन ली है क्या? मैंने एक लंबी सांस ली और उस दोपहर की सारी बात उसे बता दी कि कैसे वो बूढ़ा आदमी बेहोश हुआ और मैं कैसे उसकी मदद की। उसे बचाने के लिए मेरा सारा सामान किस तरह बह गया। मेरी पूरी बात सुनने के बाद उस कच्ची झोपड़ी के अंधेरे में मैंने पूनम के चेहरे पर एक अजीब सी चमक देखी। उसने मुझ पर जरा सा भी गुस्सा नहीं किया और ना ही उसके माथे पर कोई चिंता की लकीर थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। राजेश, उसने बहुत प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप क्यों रो रहे हैं? आपने तो आज वो कमा लिया है जो बड़े बड़े अमीर लोग भी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाते। आखिर मैंने क्या कमा लिया है पूनम? मेरी जेब तो खाली है। आज रात हम भूखे सोएंगे और तुम कह रही हो कि मैंने कुछ कमा लिया है? मैंने हैरानी से उसे देखा। हाँ राजेश, आपने एक इंसान की जान बचाई है। आपने भगवान के एक बंदे पर अपनी सारी रोजी रोटी लुटा दी। क्या वो ऊपर वाला आपको भूखा सुलाएगा? पूनम की आंखों में एक अजीब सा भरोसा था। राजेश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। भगवान अच्छे लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हारी ये भलाई कभी बेकार नहीं जाएगी। वो उसका फल जरूर देंगे, आज नहीं तो कल। मैं हैरानी से अपनी पत्नी को देख रहा था। जहां मुझे कुछ देर पहले डांट और ताने मिलने का डर था, वहीं से मुझे ऐसी हिम्मत मिल रही थी जिसने मेरी सारी थकान और पछतावे को एक पल में ही खत्म कर दिया था। मुझे इस पर लगने लगा कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ जिसे पूनम जैसी पत्नी मिली है। लेकिन हमारी उस खुशी और सुकून को बर्दाश्त कर पाना हर किसी के बस में नहीं था, खास तौर पर उस इंसान के लिए जो हमारे दरवाजे के बाहर खड़ा होकर हमारी सारी बातें सुन चुका था। अरे वाह भाई वाह, तुम्हारी इस भलाई और अच्छाई का क्या कहना। अचानक दरवाजे से एक तेज और नुकीली आवाज आई। मैं और पूनम चौंक कर खड़े हो गए। दरवाजे पर विनोद चाचा खड़े थे और वो बहुत ही मजाक उड़ाने वाली हंसी के साथ हमें देख रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी नफरत थी। चाचा, आप यहाँ कब आ गए? मैंने हड़बड़ाकर कहा। मैं इतनी देर से खड़ा तुम दोनों पति पत्नी की यही सारी बकवास तो सुन रहा हूँ। अच्छा ही हुआ कि मैं इस वक्त यहाँ आ गया और मैंने अपने कानों से सब सुन लिया।
वरना मुझे तो भरोसा ही नहीं होता कि इस दुनिया में कोई इंसान इतना बड़ा बेवकूफ़ भी हो सकता है। विनोद चाचा ने आगे बढ़ते हुए सीधा मेरी आंखों में देखा। चाचा, आपने पूरी बात समझी नहीं है। राजेश ने कोई भी बेवकूफ़ी नहीं की, बल्कि उन्होंने तो एक इंसान की जान बचाई है। पूनम ने मेरी तरफ से सफाई देने की कोशिश की। तुम तो चुप ही करो पूनम, विनोद चाचा जोर से दहाड़े। तुम भी इसी की तरह पागल हो गई हो। अरे पागल, तूने अपनी सारे दिन की कमाई एक ऐसे बूढ़े इंसान पर बर्बाद कर दी जो तुझे 1 रुपया तक देकर नहीं गया। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती कि घर में तेरी पत्नी भूखी बैठी है और तू सड़कों पर अमीरों को मुफ्त में पानी पिलाता घूम रहा है। मैंने अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा, चाचा वो अमीर हो या गरीब, उस वक्त तो वो मुझे मौत के मुंह में दिख रहा था। मैं उससे पैसे कैसे मांगता? मैंने जो किया इंसानियत के लिए किया। ये तो भगवान की मर्जी है। चाचा जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी में जहर था। अरे बेवकूफ, ये दुनिया सिर्फ पैसों से चलती है, इन सारी खोखली और ढकोसली वाली बातों से नहीं। बस अमीर बूढ़े ने तेरा इस्तेमाल किया और वहां से चलता बना। मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि ये तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकेगा। ये सारी जिंदगी इस कच्ची बस्ती में ही पड़ा रहेगा और तुझे भी भूखा मारेगा। उन्होंने पूनम की तरफ इशारा करते हुए बड़े ही सख्त अंदाज में कहा, चाचा आप मेरी पत्नी से इस तरीके से बात मत करिए। मैंने पलटकर जवाब दिया, मैं तो सच बोल रहा हूँ। तो ठीक है, फिर आज रात अपनी इन्हीं अच्छाइयों को पकाकर खा लेना। मरो तुम दोनों भूखी। चाचा की ये आखिरी बात बोलकर वो गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चले गए। उनके जाने के बाद वहां गहरी खामोशी छा गई। पूनम ने मुझे दोबारा बैठने का इशारा किया और मुझे तसल्ली देने लगी, लेकिन चाचा की बातें मेरे दिमाग में लगातार गूंज रही थीं। उस रात हम दोनों ने बस पानी पीकर ही गुजारा किया। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। पूनम तो दिन भर की थकान और भूखे पेट के बावजूद सुकून भरी नींद सो रही थी, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं चारपाई पर बार बार करवटें बदल रहा था। क्या सच में मैं बेवकूफ़ हूँ? मैं खुद से ही सवाल कर रहा था और अंधेरे में मुझे अपना वजूद बहुत ही छोटा और असफल लग रहा था। चाचा की बात दिमाग में लगातार चल रही थी कि उसने तुझे इस्तेमाल किया है और वो अपना मतलब निकाल कर चला गया। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैं अपनी पत्नी के लिए आज कुछ भी नहीं ला सका। वो कितने दिनों से मुझसे फरमाइश कर रही थी और मैं इतना बदकिस्मत था कि आज जब मेरे पास पैसे होने चाहिए थे तब भी मैं उसे कुछ नहीं दे सका। शायद चाचा सही कहते हैं। मैं मायूसी में सोच रहा था, इस दुनिया में भलाई का नतीजा कुछ भी नहीं मिलता। वो बूढ़ा आदमी तो पलटकर मुझे बिना धन्यवाद दिए ही टैक्सी में बैठकर चला गया था। उसे क्या मतलब कि एक गरीब ठेले वाले ने अपना नुकसान करके उसकी जान बचाई। मैंने तो अपना खुद का नुकसान किया। मैं वाकई में अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा अगर मैं यूं ही इमोशनल होकर फैसले करता रहा। मैं मायूसी और गुस्से की हालत में करवट ली और फिर एक पक्का इरादा किया कि कल से अब मैं किसी की भी मदद नहीं करूंगा, चाहे कोई सड़क पर मेरे सामने तड़पता ही क्यों न रहे। मैं सिर्फ अपने काम से काम रखूंगा। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। मुझे सिर्फ अपने और पूनम के लिए जीना है। ये सोचते हुए पछतावे के बोझ तले न जाने कब मेरी आंख लग गई। अगली सुबह मेरी आंख पूनम की मीठी आवाज़ से नहीं, बल्कि बाहर से आने वाले भयंकर शोर और भारी मशीनों की गड़गड़ाहट और औरतों की चीख पुकार के साथ खुली। राजेश, राजेश, उठो जल्दी। पूनम मुझे जोर जोर से हिला रही थी। उसका चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ गया था। वो बुरी तरह से कांप रही थी। क्या हो गया है पूनम? और ये शोर कैसा हो रहा है? मैं हड़बड़ाकर बिस्तर से उठा। जल्दी बाहर चलो, देखो बाहर पुलिस आई है। वो लोग हम लोगों का घर गिराने के लिए आए हैं। पूनम की आवाज़ में दहशत थी। मैं बिना चप्पल पहने ही घबराकर बाहर की तरफ दौड़ा। बाहर का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। बस्ती के चारों तरफ पुलिस वाले और सरकारी अधिकारी खड़े हुए थे और उनके बिल्कुल पीछे बड़े बड़े पीले रंग के बुलडोजर भी खड़े थे। वो मशीनें इतनी बड़ी और खौफनाक लग रही थीं जैसे कि वो अभी हम सबको ही कुचल डालेंगी। बुलडोजर के ड्राइवर अपनी सीटों पर बैठे हुए इंजनों को बार बार तेज कर रहे थे, जिससे पूरी बस्ती की जमीन भूकंप की तरह कांप रही थी। बस्ती में इस वक्त भयंकर नजारा था। बच्चे डर के मारे रो रहे थे और अपनी माँ से चिपके हुए थे, और औरतें रो रो कर सीना पीट रही थीं और उन अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थीं। भगवान के लिए हमें कुछ तो वक्त दे दीजिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं,
हम आखिर उन्हें लेकर कहाँ जाएंगे? मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत एक पुलिस वाले के पैरों में गिरकर रो रही थी। पीछे हट जाओ अम्मा, ये सरकार का आदेश है। एक अधिकारी ने उसे सख्ती से पीछे धकेल दिया। मैं पागलों की तरह दौड़ता हुआ उस भीड़ के आगे पहुंचा। अचानक से मेरी नज़र विनोद चाचा पर पड़ी। वही चाचा जो कल मुझे मेरी गरीबी के ताने दे रहे थे, आज वहीं उस भीड़ के साथ बैठकर अपने माथे को पीट रहे थे। उनका घर भी इस बस्ती के बिल्कुल शुरू में था। चाचा, ये सब क्या हो रहा है? मैंने उन्हें कंधे से पकड़कर उठाया। हम लोग बर्बाद हो गए राजेश, हम लुट चुके हैं। चाचा जोर जोर से दहाड़ मारकर रो रहे थे। उन्होंने कहा है कि यह हमारी पूरी बस्ती गैर कानूनी है और इसीलिए वो सब कुछ गिराने के लिए आए हैं। मेरी सारी जिंदगी की कमाई इन कच्ची दीवारों में लगी है। मैं तो अब खुले आसमान के नीचे आ गया हूँ। चाचा की वो कल वाली तीखी आवाज़ और घमंड जैसे मिट्टी में मिल चुका था। मैं दौड़कर वापस पूनम के पास आया। उसने मुझे देखते ही मेरा हाथ पूरी ताकत से पकड़ लिया। हम दोनों डर के मारे एक दूसरे को देख रहे थे। हमारी कुल जमा पूंजी बस वही एक कच्चा कमरा था जिसके बाहर हम खड़े थे। इसी दौरान एक बड़े सरकारी अफसर ने हाथ में पकड़ा हुआ एक माइक लिया और उस पर घोषणा करना शुरू कर दिया। सारे बस्ती वाले ध्यान से सुनो। ये जमीन सरकार के अधिकार में है और तुम लोगों ने यहाँ पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। हम तुम्हें सिर्फ 10 मिनट का वक्त दे रहे हैं। जो भी सामान निकाल सकते हो निकाल लो, वरना फिर सब कुछ इन बुलडोजरों के नीचे कुचल दिया जाएगा। यह आखिरी चेतावनी है। बस्ती को तुरंत खाली किया जाए। इस घोषणा के साथ ही बुलडोजरों ने जोरदार धुआं छोड़ना शुरू कर दिया और उनके भारी पहिए 1 इंच कभी आगे की तरफ सरकते तो कभी पीछे की तरफ। लोगों की चीख पुकार और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। कोई अपना सामान उठाने के लिए अंदर भाग रहा था तो कोई अपने बच्चों को सीने से लगाकर खड़ा था। राजेश, अब हम लोग क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? पूनम ने रोते हुए मेरे सीने पर सिर रख दिया। मैंने उसे मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन मेरे अंदर जैसे अब जान ही नहीं थी। मुझे लगा जैसे मेरी सारी दुनिया खत्म हो गई। कल रात मैं सोच रहा था कि हम गरीब हैं, लेकिन आज तो हम बेघर भी होने वाले थे। हमारे सिर से अब वो एकमात्र बची हुई कच्ची छत भी छिनने वाली थी। मैं सोचने लगा कि मैं जाकर इन अफसरों के पैर पकड़ लूं, इनकी मिन्नतें करूं, लेकिन उनके कड़क चेहरे के अंदाज देखकर मुझे समझ आ गया कि वो अब किसी की भी नहीं सुनेंगे। बुलडोजर के ड्राइवर ने गियर लगाया और वो भारी मशीन धीरे धीरे हमारे कच्चे घरों की तरफ बढ़ने लगी। पहली ठोकर विनोद चाचा के घर की पुरानी दीवार को लगी। वो कच्ची दीवार एक धमाके के साथ जमीन पर गिर गई, जिससे धूल का एक भयंकर तूफान उठा। नहीं, विनोद चाचा चिल्लाए और वहीं जमीन पर गिर गए। मैंने पूनम को पीछे की तरफ खींचा। बुलडोजर अब बिल्कुल हमारे सिर के पास पहुंच चुके थे। सब कुछ खत्म होने वाला था। कोई चमत्कार ही अब हमें बचा सकता था, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि गरीबों की जिंदगी में चमत्कार नहीं होते। बुलडोजर का लोहे का वो भारी भरकम हिस्सा हमारी कच्ची दीवार से बस कुछ इंच की दूरी पर ही था। मैंने पूनम को अपने पीछे छुपाया और आंखें बंद कर लीं। मौत या बर्बादी, दोनों में से एक चीज तो पक्की ही थी। अचानक पुलिस की गाड़ियों के सायरन से भी तेज एक और सायरन की आवाज गूंजी। ये सारी मशीन रोक दो, बंद करो तुरंत। किसी अफसर की आवाज बहुत ऊंची खनक के साथ गूंज गई। मैंने एक झटके में अपनी आंखें खोलीं। बुलडोजर के पहिए जाम हो चुके थे और इंजन की गड़गड़ाहट भी रुक गई थी। मेरे सामने एक बहुत ही शानदार, लंबी और चमकदार गाड़ी बस्ती के उस कच्चे और टूटे हुए रास्ते के सामने आकर रुकी थी। उस गाड़ी को देखकर वहां मौजूद हर इंसान सदमे में आ गया था। बुलडोजरों के ड्राइवर ने जल्दी से इंजन बंद कर दिया और पुलिस के बड़े अफसर भी किसी अजीब से डर और इज्जत से 2 कदम पीछे हट गए। गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला और 2 बॉडीगार्ड तेजी से बाहर निकले। उन्होंने तुरंत ही जल्दबाजी में गाड़ी का दूसरा दरवाजा खोला। उसमें से जो शख्स बाहर निकला, उसे देखते ही मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। मेरी सांसें जैसे गले में अटक गई थीं। वही बूढ़ा आदमी था जिसे मैंने कल दोपहर सड़क पर नींबू पानी पिलाकर मरने से बचाया था, लेकिन आज उसका हुलिया, उसका रोब और उसका अंदाज कल वाले उस बेबस इंसान से बिल्कुल अलग था। वो एक बहुत शानदार सूट पहने हुए था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा दबदबा था, जिसे देखकर पुलिस वाले भी उसे सलाम कर रहे थे। वो इंसान गाड़ी से निकला और उसने अपनी तेज नज़रों से
पूरी बस्ती का जायजा लिया। उसकी नजरें रोते हुए बच्चों, दुहाई देती हुई औरतों और फिर मिट्टी से सने अपने सिर को पीटते हुए विनोद चाचा पर पड़ी और सीधा मुझ पर आकर रुक गई। उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को वहीं पर रुकने का इशारा किया और बड़े ही रौब के साथ चलते हुए सीधा मेरी तरफ आने लगे। बस्ती के सभी लोग, पुलिस के अफसर और विनोद चाचा हैरानी से कभी उस ताकतवर बूढ़े आदमी को देखते तो कभी मुझे। वो बस्ती के सभी रोते हुए लोगों को नजरअंदाज करते हुए बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मैं खौफ, हैरत और कल रात के पछतावे के मिले जुले भाव के साथ बस उसे घूर रहा था। उसके चेहरे पर अचानक वही कल वाली मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और मेरे कंधे पर थपथपाकर बड़े ही प्यार भरे अंदाज में बोले, मैंने कल तुमसे कहा था ना राजेश कि मैं तुम्हारा घर देखने आऊंगा। तो देखो बेटा, मैं अपना वादा पूरा करने आ गया हूँ। ये सुनते ही मैं बुरी तरह से हकलाने लगा। मेरे शब्द मेरा साथ ही नहीं दे रहे थे। बाबा जी, आप यहाँ, और ये सब क्या है? ये पुलिस, ये बुलडोजर, क्या आप हमारे घर गिराने आए हैं? हमने आपका भला क्या बिगाड़ा है? अगर मुझसे कल कोई गलती हो गई थी तो फिर आप मुझे सजा दे देते। मेरे गरीब बस्ती वालों को बेघर क्यों कर रहे हैं? मैंने रोते हुए कांपती आवाज में एक ही सांस में सारे सवाल कर डाले। मेरी बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी जोर से हंसा। उसकी हंसी में कोई तंज नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उसने मुड़कर बस्ती के सभी घबराए हुए लोगों और खास तौर पर विनोद चाचा की तरफ देखा, जो अब हैरानी से मुंह खोलकर खड़े थे। घबराओ नहीं राजेश और बस्ती वालों, तुम लोग भी मेरी बात ध्यान से सुनो। उस बूढ़े आदमी ने अपनी बुलंद और गूंजती हुई आवाज में घोषणा की, ये बुलडोजर तुम्हारे घर गिराने के लिए नहीं आए हैं। मैंने इन्हें यहाँ किसी की छत छीनने के लिए नहीं भेजा है। तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं साहब? इन्होंने तो अभी मेरी दीवार गिरा दी, विनोद चाचा ने रोते हुए आगे बढ़कर कहा। उस बड़े अफसर ने विनोद चाचा को नजरअंदाज किया और मेरी तरफ देखकर बोले, राजेश, तुम्हारी बस्ती के बिल्कुल पीछे जो बहुत बड़ा खाली और गंदा मैदान पड़ा है, ये बुलडोजर उसे साफ करने आए हैं। मैंने ये जमीन आज सुबह सरकार से खरीदी है। ये बुलडोजर इस गंदगी को हटाकर वहां तुम सब बस्ती वालों के लिए पक्के, हवादार और शानदार घर बनाने की शुरुआत करेंगे। और जब तक वो घर नहीं बन जाते, तुम में से किसी का एक भी मकान नहीं गिराया जाएगा। इन लोगों को शायद कोई गलतफहमी हो गई थी, इसीलिए ये लोग पीछे जाने की जगह आगे आ गए। ये सुनते ही पूरी बस्ती में एकदम से खामोशी छा गई। लोगों को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। पूनम ने डर से मेरा बाजू पकड़ लिया। लेकिन बाबा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? और आप हैं कौन? मैं अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। मेरा नाम सेठ मीरचंद है। मैं इस शहर का सबसे बड़ा बिल्डर हूँ। जितने बड़े मॉल, ऊंची ऊंची इमारतें और ऑफिस टावर तुम देखते हो, उनमें से आधे मैंने बनाए हैं। मेरे पास सिर्फ बिल्डिंग बनाने का काम नहीं है, मेरी अपनी सीमेंट और लोहे की फैक्ट्रियां हैं, जहां से इस शहर की इमारतों की नींव तैयार होती है। मेरे कपड़ों के कारखाने देश विदेश में माल भेजते हैं। मेरी कंपनी का सामान हर दुकान पर बिकता है। और हाँ, दवाइयों की फैक्ट्रियां भी मेरी हैं, जिससे बड़े बड़े अस्पताल चलते हैं। मैंने इस शहर को बनाने में सालों लगाए हैं। ये कहकर उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी आंखों में देखा। दरअसल कल मैं अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल ही इस इलाके की छानबीन कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि इस गरीब बस्ती के लोगों के लिए क्या प्लान तैयार किया जा सकता है। मैं जानबूझकर अकेला निकला था ताकि जमीन के असली हालात को देख सकूं। लेकिन क्योंकि मुझे एसी में रहने की आदत है और इतनी भयंकर गर्मी को मैं झेल नहीं सका और बेहोश हो गया। उसने गहरी सांस ली और मेरी तरफ एक और कदम बढ़ाया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि तुमने मेरी जान बचाने के लिए उस दिन की अपनी सारी रोजी रोटी सड़क पर बहा दी थी। तुम ही वो एकमात्र इंसान थे जिसने ये नहीं सोचा कि सामने वाला कौन है, इससे मुझे क्या मिलेगा या मेरा कितना नुकसान होगा। तुमने बस एक इंसान की जान बचाई। मैं खुश हूँ राजेश। मुझे बहुत खुशी है कि इस स्वार्थी और खुदगर्ज शहर में तुम्हारे जैसा एक ईमानदार और हमदर्द इंसान भी रहता है, जो अपना सब कुछ लुटाकर भी दूसरों की मदद करने की हिम्मत रखता है। सेठ मीरचंद ने पीछे मुड़कर अपने एक नौकर को इशारा किया। नौकर तेजी से आगे बढ़ा और उसने एक मोटी फाइल सेठ जी के हाथ में पकड़ा दी। सेठ जी ने वो फाइल मेरे कांपते हाथों में पकड़ा दी। इसे खोलो राजेश। मैंने डरते डरते उस फाइल का पहला पन्ना पलटा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और दिल की धड़कन रुक गई। उस फाइल के पहले ही पन्ने पर मेरी तस्वीर लगी थी
और उसके नीचे बड़े बड़े शब्दों में कानूनी कागज बने हुए थे। ये क्या है सेठ जी? इसमें मेरी तस्वीर क्यों और कहाँ से आई? मैंने कांपते हुए पूछा। ये मेरी सबसे बड़ी सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री की पावर ऑफ अटर्नी के कानूनी कागज हैं राजेश। सेठ जी की आवाज़ अब बहुत ही गंभीर हो चुकी थी। मैंने इस कंपनी के 50% शेयर पर तुम्हारा नाम लिख दिया है। आज से तुम इस फैक्ट्री के कानूनी हिस्सेदार हो। ये सुनते ही मेरे हाथ से फाइल छूटने वाली थी। मैंने तुरंत ही हाथ जोड़ लिए। नहीं सेठ जी, मैं तो एक गरीब ठेले वाला हूँ। मैं तो आज तक कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। मैं इतने बड़े एहसान और इतनी बड़ी मिल्कियत के काबिल बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं ये नहीं ले सकता। मैंने रोते हुए फाइल वापस करनी चाही। सेठ ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राजेश, मेरी बात ध्यान से सुनो। बिजनेस को चलाने के लिए डिग्रियां और चालाकियां तो बाजार से कुछ रुपए फेंक कर भी खरीदी जा सकती हैं, लेकिन जो चीज़ बाजार में नहीं बिकती वो है साफ नीयत, ईमानदारी और इंसानियत। जो इंसान अपनी रोजी रोटी की परवाह किए बिना किसी अजनबी पर अपना सब कुछ लुटा सकता है, उससे ज़्यादा ईमानदार और भरोसे के काबिल इंसान मुझे पूरी दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिल सकता था। मुझे अपनी फैक्ट्री के लिए किसी चालाक, तेज तर्रार मैनेजर की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जिसके मन में कोई लालच ना हो। ये तुम पर कोई एहसान नहीं है राजेश। ये तुम्हारी उसी अच्छाई और साफ नीयत का फल है जो तुमने कल सड़क पर दिखाई थी। आज से तुम सड़क पर ठेला नहीं लगाओगे, बल्कि अब मेरी उस फैक्ट्री की सारी बागडोर संभालोगे। ये सुनकर मैं तो वहीं जमीन पर बैठ गया। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था। मैं सिर्फ रो रहा था। मैंने गर्दन मोड़कर पीछे विनोद चाचा की तरफ देखा। वो इंसान जो कल रात तक मुझे गरीबी के ताने दे रहा था, जो मेरी भलाई का मजाक उड़ा रहा था और जो ईमानदारी की कमाई को नफरत से देखता था, आज शर्मिंदगी और पछतावे और बेइज्जती के बोझ से अपना सिर नीचे झुकाए खड़ा था। उसके पास बोलने के लिए अब एक शब्द भी नहीं था। उसकी आंखों का घमंड आज मिट्टी में मिल चुका था। वो समझ चुका था कि इंसान का हिसाब उसकी चालाकी से नहीं बल्कि उसकी साफ नीयत से होता है। मैंने पूनम की तरफ देखा। उसकी आंखों से भी आंसू गिर रहे थे, लेकिन होठों पर भगवान के लिए धन्यवाद भरी मुस्कुराहट थी जो कल रात भूखे पेट सोने के बावजूद उसके चेहरे पर मौजूद थी। मैंने फाइल को सीने से लगाया और आंखें बंद कर लीं। कल रात का मेरा वो इरादा जिससे मैं मायूस होकर कभी किसी की मदद ना करने का फैसला किया था, मुझे अब अंदर से बहुत शर्मिंदा कर रहा था। मैं अब समझ चुका था कि दुनिया का हिसाब किताब इंसान की कमअक्ल की तराजू में नहीं तोला जा सकता है। जब इंसान अपना नुकसान बर्दाश्त करके भी किसी की तकलीफ दूर करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तो भगवान उसके हाथ को कभी खाली नहीं रहने देता, क्योंकि असल में वो ऊपर वाले की दी हुई इंसानियत को निभा रहा होता है। इस कहानी की सीख ये है कि इंसान को हमेशा इंसानियत और ईमानदारी का साथ देना चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। राजेश ने अपने नुकसान की परवाह किए बिना एक अजनबी की जान बचाई और उसी अच्छाई का फल उसे बाद में मिला। कहानी ये भी सिखाती है कि बिना स्वार्थ के किया गया अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाता, बस उसका फल मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। इसीलिए बुरे वक्त में भी अपनी अच्छाई और सच्चाई नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वही एक दिन इंसान की किस्मत बदल देती है। तो दोस्तों, आप लोग किस शहर से हमारी ये कहानी सुन रहे हैं? और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियाँ लाती रहूं। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन तथा एक सकारात्मक संदेश देना है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना पर आधारित हैं। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी के माध्यम से दी गई सीख सामान्य नैतिक विचारों पर आधारित है, इसलिए इसे वास्तविक जीवन के निर्णय लेने का आधार ना मानें। धन्यवाद।